Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 21 मई 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप इस लेक्चर के डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइजीरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, तो उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और एक बार देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल हैं। वैसे आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा आज का अखबार। नहीं देखा है डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ और आपको पता होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ इस लेक्चर में यह है, मैं आपको करंट अफेयर के जो आर्टिकल हैं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको जो PYQs हैं वो भी करवाऊंगा कि हाँ यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस आर्टिकल से किस तरीके से पूछे गए हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नाउ सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपना न्यूज़ ट्रैकर की क्या क्या चीज़ें काम की हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए रेलिवेंट है एंड उसका प्रीलिम्स में उपयोग हुआ या मेंस में उपयोग हुआ। आज मेंस के लिए कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, सारे के सारे प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 3 पे जाओगे दोस्तों, ये मैंने आज का जो ट्रैकर यूज़ किया है ये डेली एडिशन नहीं है, ये इंटरनेशनल एडिशन है, याद रखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एडिशन में एक दो आर्टिकल एक्स्ट्रा थे जो काम के थे, जिससे रिलेटेड यूपीएससी ने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। इसलिए यहाँ पर मेरा काम है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अखबार से पेपर बना रहा है, बिल्कुल नहीं, वो करंट अफेयर्स पूछेगा। अखबार तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए पब्लिश हो रहा है, तो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता होनी चाहिए बस कि हाँ मेरे लिए ये रेलिवेंट है, मैंने सिलेबस पढ़ा हुआ है, इस सिलेबस से ये वाला टॉपिक लिंक होगा, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस कर देता है। ठीक है, जो मैंने कई बार एनालाइज किया है, जो मैं रेगुलर करता भी हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर ये सामने आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया गया है। पेज नंबर 3 पे जो ये आर्टिकल प्रेजेंट है दोस्तों, आप देखोगे एक्सियम 4 मिशन के बारे में बात करता है। तो एक्सियम 4 के बारे में वैसे तो हमने बहुत डिस्कशन किया है, एक छोटा सा अपडेट आया है, 8 जून को ये लॉन्च होने वाला है, बस थोड़ा सा जानकारी और लेंगे। और जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस मिशन के लिए रेलिवेंट है और इसमें प्रीलिम्स के लिए ही रेलिवेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर दोस्तों पेज नंबर 6 पर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा कि इंडिया जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा, लेकिन किस चीज़ का? पोटैटो का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आलू का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर भारत बनने वाला है। अभी चाइना टॉपर है, अभी हम सेकंड नंबर पर है। डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे टॉपिक यूपीएससी पूछता है, 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये पेज नंबर जीएस पेपर नंबर 3 के लिए रेलिवेंट है, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से लिंक करेंगे, प्रीलिम्स के लिए एक रेलिवेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पेज नंबर 7 पर आएंगे फिर सीधा, यहाँ पे कल हमने ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद होगा, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर जो ऑपरेशन ओलिविया है वो चर्चाओं में था, है ना। तो ऑपरेशन ओलिविया हमारे ऑलिव रिडले टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आर्टिकल बात कर रहा है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि ऑलिव रिडले टर्टल की जो मास नेस्टिंग होती है, इकट्ठे आके वो बीच पर अंडे देते हैं, उसके पीछे एक साइंस है। वो साइंस क्या कहती है वो समझेंगे। ये टॉपिक आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है, प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पेज नंबर 7 पर दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा एक और वर्ड, जेरोसाइड। तो जेरोसाइड यहाँ पर ये क्या चीज़ है आखिरकार, जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा मार्स है, जो मंगल ग्रह है, उसके लिए एज अ नेचुरल क्लॉक की तरह काम करेगा। समझेंगे बहुत विस्तार से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, वो 2 क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के, चेक कर लेना उसको। जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए एक रेलिवेंट फैक्ट है। पेज नंबर 12 पर आओगे तो डीजीएफटी के न्यू रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दिए गए हैं बांग्लादेशी इंपोर्ट के ऊपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझेंगे यहाँ पर ये जो डीजीएफटी बॉडी है ये क्या है, ऐसी बॉडीज को लेकर भी सवाल बनते हैं, इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है, प्रीलिम्स के लिए एक रेलिवेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए थे, हमारे कल के न्यूज़ आर्टिकल हैं, अजरबैजान की मैपिंग हमने कर ली थी, तुर्की की मैपिंग कर ली थी। ठीक है, ये आर्टिकल रह गया था। तो ब्रेंट और WTI क्रूड ऑयल के बीच का जो फर्क है, वो कच्चे तेल के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे, क्योंकि रिसेंटली ऑयल प्राइसेस को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका वो भी समझेंगे। इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है, प्रीलिम्स और मेंस, हाँ ये वाला कह सकते हैं ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
कैसे वो आपको समझ में आएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर आज के सेशन में होने वाला है। फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है एकदम शानदार सी, ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन जस्ट अभी इस आर्टिकल के बाद मैं आपको बताऊंगा। हमने थंबनेल में डायरेक्टली दोस्तों आज जेरोसाइट के बारे में मेंशन कर रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये जेरोसाइट है क्या एक्चुअली में? जेरोसाइट एक प्रकार का मिनरल है, ठीक है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जेरोसाइट क्या है? एक मिनरल है, एक खनिज पदार्थ है। ये किस कलर का नजर आता है? येलो ब्राउन कलर का आपको ये देखने को मिलेगा। ये रहा जेरोसाइट का फोटो, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में सारी की सारी लेबलिंग इंफॉर्मेशन। जेरोसाइट येलो ब्राउन कलर का मिनरल है। इसके अंदर में 3 चीजें होती हैं। एक होता है पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद होता है आयरन, और साथ ही साथ में होता है इसका सल्फेट। तो ये याद में रखिएगा, पोटेशियम, आयरन, सल्फेट, ये 3 चीजें इसके अंदर में प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पे बनता है, ये कहाँ पे मिलता है? स्पेशली वो रीजन्स तो जो थोड़े से एरिड हैं, यानी सूखे रीजन हैं। सूखे होने के साथ साथ वहाँ का सैलिन एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सॉल्टी एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा एसिडिक एनवायरमेंट वहाँ का है। अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन क्या भारत में कहीं पर है? बिल्कुल, कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ वाले रीजन में दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है, ये जो मिनरल है, ये मिलता है, याद रखिएगा। तो गुजरात से यहाँ पर इस मिनरल को कलेक्ट भी किया गया है। कहाँ से? कच्छ वाले रीजन से। और इसके ऊपर में स्टडी की जा रही है, और स्टडी करते हुए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जेरोसाइट एक ऐसा मिनरल है जो चलो गुजरात में मिला, हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन मार्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इसका मिलना, बहुत कॉमन, आराम से मार्स के ऊपर में ये मिल जाता है। और इसको सबसे पहली बार नासा के जो रोवर है ना, उसने डिटेक्ट किया था। नासा ने मार्स पर रोवर भेज रखा है, तो रोवर ने यहाँ पर जब वो घूम रहा था मार्स के ऊपर में, तो इस जेरोसाइट को डिटेक्ट किया, इसका पता लगाया। ये कब पता लगाया गया? 2004 में। तो ये मटेरियल तो बहुत पुराना है, लेकिन वही ना कि हम स्टडीज लगातार कर रहे हैं। साइंस का अभी यहाँ पर एंड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हमारे सामने निकल कर आती हैं, नए नए अपडेट्स निकल कर आते हैं। तो अभी के समय पर नया अपडेट क्या है? तो हाल ही में जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उन रिसर्चर्स का क्या कहना है सुनिए। ये कहते हैं कि भारत का एक रिसर्चर का टीम इकट्ठा होता है, और उन्होंने गुजरात के अंदर में जो कच्छ वाला रीजन है, यहाँ से 6 जेरोसाइट के सैंपल को इकट्ठा किया। और सैंपल को इकट्ठा करने के बाद में पता ये चला कि वो सैंपल बिल्कुल जैसे मार्स के ऊपर कंडीशंस है ना, या मार्स के ऊपर जेरोसाइट मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का जेरोसाइट है। अब हमारा मेन पर्पस था इस जेरोसाइट के ल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ऐसा कह सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर एक और वर्ड आ चुका है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, वह है ल्यूमिनिसेंट। देखो, ल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टीज बहुत सारी चीज़ों में होती हैं। अब जैसे यहाँ पे जेरोसाइट मिनरल की बात कर रहे हैं, तो मिनरल में भी यहाँ पर ल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टी होती है। कई जीवों में ल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टी होती है। जीवों की बात करता हूँ तो लाइक एग्जाम्पल आपके सामने ये देखने को मिल जाएगा, है ना। ये एक जेलीफिश आपको नजर आएगी। जो ल्यूमिनिसेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइट एमिट करते हैं, ये एक लाइट इनमें से निकलती है। और ये लाइट कैसे निकलती है? नेचुरल रेडिएशन के माध्यम से। जो नेचुरली रेडिएशन इन पे पड़ रहा है, उसकी वजह से ये लाइट निकल रही है। इसी को हम ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ल्यूमिनेसेंस के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? ल्यूमिनेसेंस एक ऐसा फेनोमेना है जहां पर जो मिनरल होते हैं, हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, वो लाइट को एमिट करते हैं। लेकिन लाइट को कब एमिट करेंगे? लाइट को तब एमिट करेंगे ना जब उनके अंदर एनर्जी भरी होगी। और वो एनर्जी कब आती है? ऐसा नहीं है एक साथ एनर्जी आई है। जो नेचुरल रेडिएशन पड़ता है साल ब साल, तो पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में उस मिनरल ने कितना सारा नेचुरल रेडिएशन गेन किया है, कितना सारा नेचुरल रेडिएशन उसके बॉडी में पहुंचा है उस मिनरल के। फॉर एग्जांपल जेरोसाइट की बात कर रहे हैं, तो जेरोसाइट के पूरे लाइफ टाइम के अंदर में जो भी नेचुरल रेडिएशन पड़ा है, उसको वो एब्जॉर्ब करता रहता है। अब उसी नेचुरल रेडिएशन को हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसी नेचुरल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो एक लाइट एमिट करता है, एक लाइट हमको देता है, जिसको हम लोग ल्यूमिनेसेंस का नाम देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो सर ये लाइट का क्या लेना देना है, आप समझ गए। ये ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी जेरोसाइट की एक रेलिवेंट प्रॉपर्टी है। और ये ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी कैसे आती है? पूरे जीवन में जेरोसाइट के ऊपर में कितना नेचुरल प्रेशर पड़ा है, कितना नेचुरल रेडिएशन पड़ा है, उसके आधार पे वो लाइट को देता है। तो हमने क्या किया? हमने भी गुजरात से जो वो मिनरल उठाया था जेरोसाइट, उसको लेकर गए लैबोरेटरी के अंदर, और एक कमजोर सा एसिड, क्योंकि हम ये चाहते थे क्योंकि वो ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज के साथ में लाइट एमिट करेगा, तो लाइट को हमें स्टडी करना है जो लाइट एमिट हो रही है, क्योंकि वो लाइट ऐसे नहीं आई है। जो यहाँ पर नेचुरल रेडिएशन साल ब साल उस पर पड़ा है, जो उसने एब्जॉर्ब किया है, वो वाली लाइट है, वो हमको दिखा रहा है। तो हम उसको स्टडी करेंगे तो हम प्रीवियस समय को स्टडी कर पाएंगे कि हाँ पहले किस किस प्रकार के रेडिएशन अफेक्ट हुए हैं उसके ऊपर में। कोई वॉल्केनो फटा है तो उसका रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन इसने कर लिया है, कोई बाढ़ आई थी तो उसका रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन इसने कर लिया है। तो हम ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं इसी को स्टडी कर करके। तो यही दोस्तों जेरोसाइट का भी पूरा एक प्रक्रिया है।
तो इसमें क्या होता है, जेरोसाइट के ग्रेन्स को लिया, लैबोरेटरी में ले गए, हमने सोचा इसको और चमकाएंगे और बेहतर तरीके से लाइट को एमिट करेगा। तो एक बहुत ही कमज़ोर सा एसिड लिया, उस एसिड से यहाँ पर इसको साफ किया हमने ताकि इसकी ब्राइटनेस को मजबूत किया जा सके, ब्राइटनेस और ज़्यादा शानदार हो सके, ताकि इसका जो रेडिएशन है वो हम लोग आराम से पढ़ सकें, उसको स्टडी कर सकें। अब ऑब्वियस ही बात है, रेडिएशन एकदम तो स्टडी होगा नहीं, पहले तो वीक एसिड के अंदर में उसको धोया गया, देन उसके बाद में दोस्तों उसको गर्म किया गया, फिर ठंडा किया गया, फिर गर्म किया गया, फिर ठंडा किया गया, ऐसे मल्टीपल टाइम्स किया गया। तो दोस्तों जिसकी माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि जो ये एमिशन है, ये एमिशन बेसिकली यहाँ पर इसको आप हीट भी करोगे तो ये हीट करने पर भी बहुत सारे एमिशन को दिखाता है, लाइट्स को एमिट करता है जब आप इसको गर्म करोगे। जब मैं बात करता हूँ गर्म करने के लिए, तो बड़े बड़े टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जा सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री, 300 डिग्री, उसके अलावा 350 डिग्री सेल्सियस, इवन इसको यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जा सकते हैं। तो जेरोसाइट से हमको ये समझ में आ रहा है सर इतने बड़े टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल है, तो इसके अंदर में जो स्टेबिलिटी है इसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, कि कितनी गर्मी कितना भी हीट इसको दे दो लेकिन ये स्थिर रूप में अपना बना हुआ है और हमको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्योंकि इस पे नेचुरल रेडिएशन जो पड़ा उसी से लाइट एमिट करता है। तो जो समय के जिस प्रक्रिया की नेचुरल रेडिएशन इस पे पड़ी है वो सब इसके अंदर में सीमित है, मेमोरी में रखा हुआ है ये, तो ये लाइट के जरिए हमको बताएगा तो हम उसको स्टडी कर लेंगे। अब यही जेरोसाइट भर भर के मार्स के ऊपर में प्रेजेंट है, तो अब इसलिए दोस्तों ये जेरोसाइट ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि एक तो ये नेचुरल जो मतलब जितनी भी हीट है उसको ये आराम से झेल सकेगा। अब ये हमारे लिए डॉसीमीटर का काम करेगा, जो बेसिकली समय के साथ में जब जब रेडिएशन जिस जिस प्रकार का आया है उसका हम लोग पता लगा सकेंगे। और पता लगाने के साथ साथ मार्स के ऊपर जो जेरोसाइट है जब उसकी स्टडी करेंगे तो हम मार्स के ऊपर में पिछले 25,000 सालों में क्या क्या हुआ है, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा है, वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, या फिर कोई बाढ़ आई है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ का पता लगाया जा सकेगा क्योंकि वो सारे के सारे रेडिएशंस उस जेरोसाइट ने एब्जॉर्ब कर रखे हैं अपने अंदर। तो वो लाइट जो एमिट करेगा उसी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के माध्यम से उसी से हमको यहाँ पर ये सारी की सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी, फ्लड्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, इवन जो डस्ट स्टॉर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कह सकते हैं तूफान वगैरह आता है ना, धूल वाला तूफान आपको देखने को मिलेगा मार्स के ऊपर में, तो उसको भी यहाँ पे आराम से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कब कब कौन कौन से इवेंट हुए हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक रिवीजन टेबल के ऊपर में। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं। देखिए मैंने आपके नोट जनरेट करवा दिए हैं कि हाँ क्या क्या रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है, और आप इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के सारे रेलिवेंट डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। देखोगे वही सारी चीज़ें इसके अंदर में इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा पीडीएफ इसी तरीके से यहाँ पर ही जनरेट किया गया है जिसमें रेलिवेंट कंटेंट आपको मिल जाता है। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये पता नहीं क्यों स्टक हो रहा है, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेट मांग रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बहुत स्मूथ चलता है। आप पुराने वीडियोज़ आपने देखे होंगे, जो लोग पहली बार आए उन्हें लगेगा यार ये कैसा सिस्टम है, स्टक कर रहा है इतना ज़्यादा, है ना। तो अपडेट मांग रहा है, मैं आज अपडेट करता हूँ, इसके बाद में ये आपको अपलोड करके कल से मतलब फिर से ये स्मूथली काम करेगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, देखो एक छोटा सा रिविजन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाया है, तो ताकि आप जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है याद रख सकें। कौन सा मिनरल मिला है? जेरोसाइट। इसमें 3 प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं हमको, कौन कौन से? इसमें पोटेशियम है, आयरन है एंड सल्फेट है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? भारत के अंदर, गुजरात के कच्छ वाले रीजन में। इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। और इसमें एमिशन जो पीक्स है वो हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर मिलता है। ठीक है, मार्स के ऊपर में जो रेडिएशन है उसके माध्यम से हम उसके पुराने 25,000 साल तक के जो इवेंट हैं वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, जेरोसाइट के बारे में बात हो गई। अब आप कहोगे सर ये पढ़ना ज़रूरी था क्या? बिल्कुल ज़रूरी था, आपने स्किप कर दिया होगा, लेकिन स्किप करना नहीं है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू है दोस्तों, और इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बना हुआ है एल्मेनाइट एंड रूटाइल को लेकर, कि एल्मेनाइट और रूटाइल अवेलेबल होता है हमारे भारत के मेन कोस्टल रीजन्स के अंदर में, लेकिन एल्मेनाइट और रूटाइल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? आर रिच सोर्सेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एल्मेनाइट और रूटाइल में क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। समझ रहे हैं? ये देखो क्वेश्चन, तो आप लोगों से सवाल बन सकता है, सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जेरोसाइट को लेकर, कि जेरोसाइट में बताओ कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो आपको पता है पोटेशियम, आयरन एंड सल्फेट। तो यही तो तरीका होता है, सिलेबस पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, काम खत्म। आर्टिकल जो न्यूज़ में है उसको लिंक करो, पढ़ो, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, एक और क्वेश्चन ऐसा है यूपीएससी ने 2022 में भी, ट्रेंड चल रहा है 2022 2023, अब देखो 2022 का क्वेश्चन जो है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, मोनेजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनेजाइट जो है, मोनोजाइट के बारे में आपसे पूछ लिया गया कि मोनोजाइट जो है रेयर अर्थ का एक मेजर सोर्स है।
मोनोजाइट में थोरियम होता है। मोनोजाइट यहाँ पर पूरे के पूरे इंडियन कोस्टल रीजन्स में, स्पेशली जो सैंड वाला रीजन है, कोस्टल सैंड्स के अंदर में, जो तट के किनारे रेत है उसके अंदर में नेचुरली हमको ये मोनोजाइट मिलता है। तीसरा, इंडिया के अंदर में जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो मोनोजाइट को यहाँ पर प्रोसेस करती हैं, ठीक है, ये केवल प्रोसेस कर सकती हैं या मोनोजाइट को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है सही है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4 ओनली। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है कि भारत के कोस्टल सैंड्स में ये मोनोजाइट यहाँ पर नेचुरली प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, कोस्टल सैंड्स को लेकर यहाँ पर एक ट्रेंड देख रहे हो, जहां इधर हम जो बात कर रहे थे इल्मेनाइट रूटाइल की, ये भी हमारे कोस्टल रीजन में मिलता है। और जो ऊपर वाला ये आर्टिकल हमने जेरोसाइट के बारे में पढ़ा है, ये जेरोसाइट भी यहाँ पर रन ऑफ कच्छ की बात हो रही है, ठीक, गुजरात के कच्छ वाले रीजन की बात हो रही है, स्पेशली वो भी यहाँ पर एक कोस्टल स्टेट है ना। तो समझ रहे हैं, ऐसे लिंक बैठा कर आपने पढ़ना है। ये भी क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया कि हाँ मोनोजाइट, बिल्कुल मोनोजाइट एक कह सकते हैं रेयर अर्थ का मेजर सोर्स है। मोनोजाइट में थोरियम भी होता है लेकिन पूरे एंटायर कोस्टल सैंड में नहीं मिलता। चौथा भी सही है कि हाँ भारत के अंदर गवर्नमेंट बॉडीज यहाँ पर इसको प्रोसेस और एक्सपोर्ट यहाँ पर करती है। तो मोनोजाइट के बारे में बात हो गया। मोनोजाइट एक फॉस्फेट मिनरल रिच है, ठीक है, फॉस्फेट इसके अंदर में यहाँ पर मिलता है, जैसे सेरियम, लैंथेनम, नियोडिमियम, ऐसे प्रकार के आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें थोरियम भी होता है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, थोरियम का, यूरेनियम का, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। मोनोजाइट जो है नेचुरली इंडियन कोस्टल सैंड्स के अंदर में अकर होता है, लेकिन पूरे सैंड्स के अंदर में नहीं होता, कुछ सर्टेन रीजन्स के अंदर में होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर हो गया? चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल समझ में आ गया, मज़ा आ गया, आर्टिकल कवर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक सेकंड रुकना यार। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने पूरा पीडीएफ, ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जो पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पर ये शेयर किया है, ये पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों इस पेड ग्रुप के अंदर में। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। इसमें जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ग्रुप को ज्वाइन करना है, मन बनाया है तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लेना, चेक कर लेना कि मुझको कहाँ पर मतलब क्या चीज़ें मिल रही हैं, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है, मैं आपको स्टार्टिंग में पेज नंबर वगैरह जो चीज़ है वो सब दिखा चुका हूँ। आर्टिकल आपके सामने ये दिख रहा होगा। आर्टिकल यह है कि इंडिया पॉइज्ड टू एमर्ज एज द वर्ल्ड्स टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर। यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया बनने वाला है, पॉइज्ड टू, इंडिया बना नहीं है। हम यहाँ पर दुनिया का एक सबसे बड़ा पोटैटो प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, ठीक है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। अभी कौन है हमसे आगे? अभी तो हम दूसरे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब आप कहोगे ये डिटेल किसने दे दी? क्या इंडिया बेस्ड रिपोर्ट है क्या ये? नहीं, ये रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर पेरू के अंदर, ध्यान रखना, पेरू जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरू के अंदर हमारे दुनिया का पोटैटो सेंटर प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो गया, देखो यहां पर प्रेजेंट भी है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की साइट से ये सारा डेटा निकल कर आया है। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां पर है? ये है पेरू के अंदर, जो हमारी साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसको एक लाइन में नोट कर लेना, क्वेश्चन बन जाए, आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ में रहती है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। क्वेश्चन आया, अरे यार ये कहाँ से सवाल बन गया, पोटैटो सेंटर इस बार पूछ लिया, एक बार कह सकते हैं टी बोर्ड के ओवरसीज बोर्ड पूछ लिया, ओवरसीज हेडक्वार्टर, बाहर विदेश में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं ये पूछ लिया था एक बार। तब यहाँ पे लोग सोच रहे थे यार ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये न्यूज़ में है तो याद रखना। ठीक है, आगे आते हैं। अब सुनिए यहाँ पर ये आर्टिकल क्या है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है चाइना को ओवरटेक करने के लिए। चाइना को ओवरटेक करके हम दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो प्रोड्यूसर यहाँ पर बनने के लिए तैयार हैं दोस्तों। आने वाले कुछ समय लगेंगे, 10 साल लग जाएंगे और वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर बन जाएंगे। ये डिटेल यहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो पेरू में प्रेजेंट है उसकी साइड से कहना है। अब आज की हमारी पोजीशन क्या कहती है सुनिए। इंडिया करंट समय पर दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चाइना नंबर 1 पर है, इंडिया सेकेंड नंबर पर है।
ठीक है, इंडिया जो है हर साल 100 मिलियन टन के आसपास पोटैटो को प्रोड्यूस करता है। मतलब अभी करता नहीं है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो एनुअल प्रोडक्शन है दोस्तों, जो 2050 तक होगा, वो हर साल लगभग 100 मिलियन टन के आसपास यहाँ पे पहुंच सकता है, जो बहुत ज़्यादा मैसिव है। और इंडिया ने ऑलरेडी जो ये सेंटर है पेरू के अंदर में, उसके साथ में 50 साल का रिसर्च पार्टनरशिप भी साइन कर रखा है, तो उसके साथ मिलकर हम लोग काम भी करते हैं। अब ये मत याद रखो इस बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है, ये कौन है, वो कौन है, बस खाली ये याद रखना वो बोर्ड एग्जैक्टली कहाँ पर है, वो पेरू के अंदर में है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है, हम भारत के लिए क्या देख रहे हैं। भारत के लिए ये देख रहे हैं कि जो दोस्तों पोटैटो है ये एक स्टेपल फूड है। अब ये क्या है स्टेपल फूड? स्टेपल मतलब हर कोई कंज्यूम करता है भाई, है ना। सब्जियों का राजा है, रानी है, जो भी कह लो, सब वही है ना। किसी भी चीज़ में मिला दो यहाँ पर पोटैटो को, और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग पोटैटो कंज्यूम करते हैं। और पोटैटो यहाँ पर देश के अंदर में एक फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाता है। सिंपल सी चीज़ है ना। लोगों तक यहाँ पर खाना पहुँच पा रहा है, उसमें पोटैटो का बहुत बड़ा रोल है। मिलियंस ऑफ फार्मर्स आज के समय पर उनके जीवन को सपोर्ट करता है यहाँ पर ये पोटैटो का एग्रीकल्चर सेक्टर। स्पेशली दोस्तों भारत के अंदर में ये आलू की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, फिर वेस्ट बंगाल में होती है, फिर बिहार में होती है, फिर पंजाब में होती है। ये 4 स्टेट्स के नाम एज इट इज़ इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। भारत के अंदर नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ द पोटैटो इज उत्तर प्रदेश, सेकंड इज वेस्ट बंगाल, थर्ड इज बिहार एंड फोर्थ इज पंजाब। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे सुनिए, अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है। देखिए, अगर पोटैटो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लगेंगे हम लोग, तो सिंपल सी बात है भाई, एक्सपोर्ट भी करेंगे। किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और अपने देश के अंदर उस चीज़ की हम डिमांड को पूरा कर चुके हैं, तो अब बचा कुचा सरप्लस को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, बाहर बेचेंगे। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारी ही सरकार का रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नजर आएगा, हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, फार्मर्स को एक अच्छी इनकम मिल सकेगी, और हमारी जो गांव की इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा ग्रो अप हो सकेगी। तो ये इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेंगे अगर पोटैटो का प्रोडक्शन हम ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं तो। फिर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज इंडिया जो है कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो प्रोड्यूसर बन सकता है। थोड़ा समय लगेगा, अभी सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे चाइना है। 2050 तक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत हर साल 100 मिलियन टन के आसपास एनुअली पोटैटो का प्रोडक्शन करने वाला है। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं कुछ रियलिटी के ऊपर में कि पोटैटो का प्रोडक्शन भारत में एग्जैक्टली किस स्तर पर है, पोजीशन क्या है। देखो, ऊपर का जो डेटा आपने पढ़ा है उसमें तो 2 ही बात याद रखनी है कि हाँ भाई, वो जो CIP का सेंटर है वो पेरू में है, ठीक है, और वो कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये 2 बात याद रखनी है। अब जो यहाँ पर डेटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और एस्पेक्ट भी याद रखना है। अगर आप देखोगे एक टेबल शेयर करी जाती है, इस टेबल में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से मैसिव प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है 1991 और 1992 से लेकर 2020 और 2021 के बीच में। ये कंपैरिजन किया गया है कि कैसे पोटैटो का प्रोडक्शन को यहाँ पर तेजी से बढ़ाया गया है। अब वो सब छोड़ो, ये देखो दोस्तों, ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। पोटैटो का जो कल्टीवेशन होता है, जब इसको हम ग्रो करते हैं, जब इसको हम लगा रहे होते हैं, इसको बो रहे होते हैं, तो बोने का जो मेन सीजन होता है पोटैटो का, वो प्राइमरी सीजन राबी सीजन होता है, याद रखिए। अच्छा, राबी सीजन कौन से महीने तक, कौन से महीने के बीच में होता है बताइए। अब देखो, विंटर और स्प्रिंग मेंशन ही कर दिया गया है, तो ये प्राइमरी राबी सीजन होता है। ठीक है, प्राइमरी राबी सीजन में ही हम पोटैटो को ग्रो करते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों कुछ और पर्टिकुलर टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से, क्योंकि इंडिया में आपको टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा नॉर्थ वाले रीजन में, साउथ वाले रीजन में, तो उसकी वजह से कुछ जगह पे खारिफ कल्टीवेशन भी इसका किया जाता है, यानी कि खारिफ वाले सीजन के समय पर भी इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर सेंसिटिविटी की वजह से उत्तराखंड हो गया, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर जो है खारिफ वाले सीजन में भी पोटैटो ग्रो किया जाता है। लेकिन आपसे पूछ लेता है वो प्राइमरी, बताइए, ये प्राइमरी वर्ड ना ये पूरा गेम बदल देगा कि बताइए प्राइमरी कौन सा है। और आपको मतलब ऑप्शन में एक जगह पे राबी खारिफ दे दिया है और ऐसे ऐसे करके 2-2 करके पेयर्स बना दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी की जब वो कह रहा है तो प्राइमरीली यहाँ पर राबी ही सीजन आपको देखने को मिलेगा, जिस दौरान हम पोटैटो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में, यही मेन सीजन होता है। फिर भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, तो यूपी आपको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा, देन वेस्ट बंगाल आपको सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा। ये जो दोनों के दोनों स्टेट्स हैं, दोनों की कंबाइन अगर प्रोडक्शन की बात कर लें, हमारे देश में जो भी 100% पोटैटो का प्रोडक्शन होता है, इसका 50% के आसपास उत्पादन ये अकेले दोनों देश करते हैं, यूपी एंड वेस्ट बंगाल।
ठीक है, तो वो चीज़ मेंशन भी की गई है कि हाँ, दीज आर द टू स्टेट्स अकाउंटेड फॉर नियरली 50% ऑफ इंडियाज टोटल प्रोडक्शन। तो 50% भारत का टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर यही दोनों स्टेट्स के थ्रू किया जाता है। बाकी अगर मैप देखना है तो ये मैप मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ये बात हो रही है यूपी की, ये बात हो रही है बिहार की, ये बात हो रही है वेस्ट बंगाल की। तो यूपी और वेस्ट बंगाल का मेजर रोल है, उसके बाद बिहार का भी रोल है एंड पंजाब का भी रोल आपको देखने को मिलेगा इस पोटैटो प्रोडक्शन वाले सीरीज के अंदर। ठीक है, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उनकी लिस्ट आप ये देख सकते हैं, वो जो हमने डिस्कस कर लिया है। बट यहाँ पे आप ऑब्वियसली ऐसे तो हर एक क्रॉप जो न्यूज़ में है उसको लेकर सारे स्टेट्स पूछे जाएंगे, तो ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है जितना आपको ये दो मेजर प्रोड्यूसर्स के बारे में याद रखने की ज़रूरत है, विच इज़ यूपी एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर हो गया। अब पोटैटो को ग्रो करने के लिए आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, जब आप फसल लगाते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी टेम्परेचर के दौरान ना ही ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा यहाँ पर ठंडी हो, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है जिस दौरान यहाँ पे हमारी फसल बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है। लाइक जब हम लोग यहाँ पर पोटैटो को कल्टीवेट करते हैं खेतों में, तो आइडियल डे टाइम टेम्परेचर, दिन के समय का टेम्परेचर 18 to 29 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट। फिर नाइट टाइम टेम्परेचर 13 से 18 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे ट्यूबर डेवलपमेंट के लिए, पोटैटो के और डेवलपमेंट के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये सब टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है। जैसा आप देख पाओगे, अगर एक्सट्रीम हीट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ये 30+, 35, 40 जा रहा है, देन ये हमारी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, ये भी यहाँ पर मेंशन करा जाता है। पोटैटो को ज़्यादातर जो हमारी मिट्टी है कौन सी सॉइल? लोमी सॉइल। अब सॉइल भी अलग अलग प्रकार की होती है, आपने सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ा है, लोमी सॉइल के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर लोमी सॉइल और सैंडी लोम सॉइल के अंदर में पोटैटो को ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। लोमी सॉइल बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ये ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये वो मिट्टी होती है जो वाटर रिटेंशन आराम से कर पाती है। ठीक है, जो पानी को आराम से पकड़ के रखती है ना, तो ज़्यादा बेटर होती है। ये ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी रिच होती है, आराम से पानी को यहाँ पर रिटेंट कर पाती है, तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद होता है हमारी इस पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए। आगे आते हैं उसके बाद, फिर क्विक रिवीजन के लिए आपके पास में ये डेटा है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मेजर सीजन जहाँ पे पोटैटो को ग्रो करते हैं वो राबी है, प्राइमरी सीजन। सेकेंडरी सीजन यहाँ पर खारिफ हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग कंडीशंस, टेम्परेचर, सेंसिटिविटी के आधार पे। आगे आते हैं, इतना कुछ मैंने पढ़ाया, रीज़न क्या है? ये सब पढ़ के जाना है क्योंकि न्यूज़ में है। अब आपको तो अलग से इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, यूपीएससी ने 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन मतलब थोड़ा अलग है इस वाले टॉपिक से, लेकिन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर सवाल बनते हैं। 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है, बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया दैन चाइना। अरेबल एरिया और नॉन अरेबल एरिया कौन से होते हैं? अरेबल एरिया जो बेसिकली कल्टीवेबल लैंड होते हैं, जिसपे आराम से हम खेती कर सकते हैं। नॉन अरेबल जिस पे खेती नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, वो फर्टाइल ज़मीन नहीं है। तो इंडिया के पास में ज़्यादा अरेबल लैंड है चाइना के कंपैरिजन में। दूसरा, जो प्रोपोर्शन है इरिगेटेड एरियाज़ का, जहाँ पे सिंचाई ज़्यादा होती है, सिंचाई वाले क्षेत्र भारत में ज़्यादा हैं चाइना के कंपैरिजन में। तीसरा, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है 1 हेक्टेयर की ज़मीन पे, वो इंडिया के अंदर में ज़्यादा है चाइना के कंपैरिजन में। तो बताइए यहाँ पर तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें से केवल 2 के 2 स्टेटमेंट सही हैं। 3 में से केवल 2 स्टेटमेंट सही है। सर वो 2 स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? ये देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया के पास में ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड है चाइना के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है ना। क्लियर हो गया। तो इंडिया हैज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट अरेबल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए टॉप पर है। यूएसए के बाद यहाँ पर इंडिया है सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे इज़ चाइना। तो चाइना से तो आगे ही है ना। फिर उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको देखेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया, जो सिंचाई वाला क्षेत्र है भारत के अंदर वो ज़्यादा है। बिल्कुल, भारत के अंदर छोटे फार्म फील्ड्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए सिंचाई वाला क्षेत्र भी ज़्यादा है। इंडिया हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ इट्स एग्रीकल्चर लैंड अंडर द इरीगेशन। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी भले यहाँ पर कितना हो, लेकिन एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है 1 हेक्टेयर की ज़मीन पर, वो चाइना के अंदर में ज़्यादा है, भारत में ज़्यादा नहीं है। चाइना में ज़्यादा प्रोडक्टिव या ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ आपको ये देखने को मिल जाती है। दैट इज़ वाई थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड सही है। दैट इज़ वाई ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? ये था यहाँ पर इसका पूरा गेम। अब आगे आते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूपीएससी का क्वेश्चन 2019 का, वो तो मैंने आपको दिखाया 2023 का प्रश्न था। ये 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखो समझ जाओगे इसको लेकर। अभी इसलिए मैंने आपको पोटैटो को लेकर इतना ज़्यादा पढ़ाया कि भाई ये यहाँ पर प्रोड्यूसर है या फिर आप चाइना के पीछे हैं अभी, और इस कौन कौन से स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये पढ़ाना ज़रूरी था। रीज़न आपके सामने है। क्वेश्चन ये है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। 2019 से
पहले 5 सालों की बात हो रही है, उन पिछले 5 सालों के अंदर में इन चारों में से वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर था चावल का, राइस एक्सपोर्टर? तो आप कहोगे चाइना। नहीं, ये प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा, प्रोड्यूसर होता तब चाइना होता, एक्सपोर्टर की बात हो रही है दोस्तों, तो एक्सपोर्टर यहाँ पर इंडिया था उस दौरान, तो उस समय के लिए यहाँ पर आंसर ये है। तो इंडिया यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है चावल का, बहुत सारा चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, चाहे वो बासमती राइस हो, चाहे वो नॉन बासमती राइस भी हो। ठीक है, एक्सपोर्ट किन किन देशों को करते हैं? ईरान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना की बात करेंगे तो चाइना राइस कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन मेजर एक्सपोर्टर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी और एक्सपोर्टर में यहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, जैसे वियतनाम भी यहाँ पर एक बड़ा एक्सपोर्टर है, बट इंडिया के पीछे ही है। ठीक है, इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये मैंने आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मेंशन कर दी हैं। ये हो गया 2019 का क्वेश्चन। और पीछे आओ, 2011 में यूपीएससी ने एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है? द लोअर गैंगेटिक प्लेन, रीजन वाइज पूछ लिया गया, समझ रहे हैं ना? तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है गैंगेटिक प्लेन, यानी जो गंगा नदी है, ठीक है, उसके आसपास यहाँ जो रीजन है। बेसिकली हम अगर गैंगेटिक प्लेन की बात करेंगे तो आपने ऐसे बहुत सारे प्लेन्स देखे हैं। तो लोअर गैंगेटिक प्लेन जो है यहाँ पर, उसके बारे में बात हो रही है। वहाँ पर एक ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है पूरे साल। तो इसमें से कौन से क्रॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं? और गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन देखोगे दोस्तों, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपका वेस्ट बंगाल भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो भैया जूट सबसे पहले आ गया है ना? तो जब हम बात करते हैं जूट की, तो जूट वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, इवन बंगाल में बहुत प्रोड्यूस किया जाता है। रिसेंटली आपको बताया जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में था। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है पैडी की। तो पैडी और जूट, ये दो चीज़ें यहाँ पर इस वाले रीजन में, इस गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन में ग्रो की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जिसमें वेस्ट बंगाल है, बिहार है, बांग्लादेश वाला रीजन आपको ये देखने को मिल जाएगा। टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पर हम लोग चावल की खेती या जो जूट की खेती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर की जाती है। क्लियर हो गया? तो पैडी और जूट, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको सारे के सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं स्टेट वाइज वो पता होना चाहिए। आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बात करता है कुरमा मेला और ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन में रख लेना। वैसे मैंने आपको ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में कल ही पढ़ा दिया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। कल ही बहुत डिस्कशन किया था ऑलिव रिडले टर्टल क्या होते हैं, किस लिए ये फेमस हैं। ऑलिव रिडले टर्टल यहाँ पर इसलिए फेमस है क्योंकि करंट समय पर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है आईयूसीएन की, सॉरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं वल्नरेबल कैटेगरी। तो आज के समय पर आईयूसीएन के अंदर में दोस्तों ये जो प्रजाति है ऑलिव रिडले टर्टल की, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, याद रखिएगा। ठीक है, आईयूसीएन की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन है हमारा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये क्या करता है, अलग अलग लिस्ट को प्रोड्यूस करता है जानवरों की प्रोटेक्शन करने के लिए, जीवों की सुरक्षा करने के लिए। तो लिस्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख पाओगे कोई जानवर बहुत ज़्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड कैटेगरी, और खतरे में आ गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। अब यहाँ पर वो खत्म हो गया जगह जगह से, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, पूरी तरह से विलुप्त हो गया। एक्सटिंक्ट कैटेगरी यानी कि विलुप्त हो गई है, पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी है। खतरे में है तो थ्रेटेंड कैटेगरी। ऐसे दोस्तों बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उस लिस्ट में डाला जाता है। फिर खतरा और बढ़ गया है, वल्नरेबल कैटेगरी। तो ये यहाँ पर दोस्तों जो ऑलिव रिडले टर्टल है ये वल्नरेबल सेक्शन में रखा गया है। इस बात को याद में रखिएगा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति देखने को मिलती है, तो इसको हमें करंट समय पर हाई प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ऑलिव रिडले टर्टल को यहाँ पर साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो एक और नाम दिया जाता है, वो है लेपिडोकिल्स ओलिवेकिया। ओलिवेकिया से याद रखना, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये वल्नरेबल स्पीशी है और ये क्या करते हैं, एक साथ झुंड में आके बहुत सारी यहाँ पर जो ये फीमेल टर्टल्स हैं आके बीच पर अंडे देती हैं। बीच पर, कौन से बीच पर? तो दोस्तों बात हो रही है हमारे ओडिशा के बीच पर। ये आपको याद होगा, कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, ये है ना। एक सेकेंड रुको, ये कल की ड्राइंग सारी हुई हुई है जो हम लोगों ने कल ड्राइंग की थी। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ये ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में डिस्कशन किया था कि ये जो टर्टल्स हैं ये कार्निवोर हैं। इनका नाम जो है, ये इनका जो ऊपर कह सकते हैं, इसका जो ऊपर का हिस्सा है बॉडी का वो ऑलिव कलर का होता है, इसलिए उनको ऑलिव रिडले टर्टल कहते हैं। और एक बात और मैंने आपको बताई थी कल, ये बताया था कि ये ऑलिव रिडले टर्टल जब खासकर हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने ओडिशा वाले रेंज की, तो ओडिशा में गाहिर माथा सेंचुरी आपको देखने को मिल जाती है। उस गाहिर माथा सेंचुरी पे जो बीच है वहाँ पे आते हैं बहुत सारे टर्टल एक साथ, और कह सकते हैं नेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं और अंडे एक साथ देते हैं। और इस बहुत सारी नेस्टिंग करना, एक साथ इतने सारे अंडे देना, इसको यहाँ पर एक नाम दिया जाता है और नाम दिया जाता है वो है अरीबादा।
क्या कहा जाता है इसको? अरीबादा। ये आप देख पाएंगे। दे आर बेस्ट नॉन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको अरीबादा के नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ पे हज़ारों फीमेल्स एक साथ आती हैं समुद्र के किनारे, बीच पर, और बहुत सारे अंडे देती हैं। ये जो यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल हैं, इनका प्रेजेंस दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो हमारे वार्म वाटर हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन वाले रेंज के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। प्रोटेक्शन स्टेटस डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, प्रोटेक्शन स्टेटस की जब भी बात आती है तो आपको ज़्यादातर लोग केवल IUCN पढ़ा देते हैं कि IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है। सर, यूपीएससी ने IUCN को लेकर अब ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो अब ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर पूछे जा रहे हैं कि WPA में कहाँ पर है, या साइट्स के अंदर में उसको कहाँ पे रखा गया है। तो IUCN तो ठीक है, वल्नरेबल आपको पता है, लेकिन आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इस ऑलिव रिडले टर्टल को शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। जब हम बात करते हैं शेड्यूल 1, मतलब इसको हाई प्रोटेक्शन दी है, आप इसकी हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज करी जाएंगी, सजा दी जाएगी। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर इस प्रकार के जीवों का इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे ये साइट्स करके एक प्रोग्राम आता है, CITES करके, जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ट्रेड को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो इसमें अपेंडिक्स 1 में इसको कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 मतलब आप इसका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसका IUCN, WPA एंड साइट्स तीनों पता होना चाहिए। ये ओडिशा की दोस्तों गाहिर माता सेंचुरी है, जहां पर सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडले टर्टल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन गाहिर माता सेंचुरी के साथ साथ यहाँ पर 2-3 रीजन्स और हैं। कुशल्या रिवर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक देवी रिवर का जो माउथ वाला रीजन है, वहाँ पर भी ये जो टर्टल्स हैं, इनकी जो स्पीशीज़ है वो देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं इन टर्टल्स की सुरक्षा के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय पर इन टर्टल्स को लगातार जो खतरा है वो बढ़ता चले जा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। अब इस आर्टिकल में क्या क्या हाईलाइट दिए जा रहे हैं, मैंने इस आर्टिकल के कुछ रेलिवेंट नोट्स आपको यहाँ पर अलग से प्रोवाइड करवाए हैं। जरा मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। IUCN की जब हम बात करते हैं तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, जो अभी हम लोगों ने समझा। इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर 1960 से देखोगे तो 30 से लेकर 50% के आसपास कम हुई है, डिक्लाइन हुई है। नाउ कम इनटू दी प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्शन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1, साइट्स में अपेंडिक्स 1 एंड IUCN में वल्नरेबल, ये याद रखेंगे। फिर अरीबादा टर्म आप लोगों से पूछ लिया जाए ये क्या है, तो एक स्पेनिश टर्म है अरीबादा, जिसका मतलब होता है अराइवल, यानी कि अब हज़ारों फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल समुद्र से आ चुकी हैं, बीच पर आ चुकी हैं, अब वो एक साथ अंडे देती हैं। अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है दोस्तों? ओडिशा के अंदर में ऋषिकुल्या बीच है एक, ऋषिकुल्या बीच। एक तो गाहिर माता सेंचुरी अलग है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चलो बहुत बेस्ट। गाहिर माता सेंचुरी यहाँ पर है, फिर है देवी रिवर माउथ, और तीसरा है यहाँ पर ऋषिकुल्या बीच। ये 3 मेजर रीजन्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये 3 मेजर रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों मेन रीजन्स के अंदर में सबसे ज़्यादा जो ऑलिव रिडले टर्टल की पॉपुलेशन है वो हमको देखने को मिलती है। ये ओडिशा का 480 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्र के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, इसी पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन पर ये 3 मेजर नेस्टिंग बीचेस प्रेजेंट हैं। तीनों में से 2 के नाम दे दिए जाएं, एक का नाम दे दिया जाए तो पता होना चाहिए। तीनों के तीनों पॉपुलर हैं ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, ठीक है। और इसमें से दोस्तों सबसे बड़ा जो इवेंट है अभी तक, वो ऋषिकुल्या बीच पर रिकॉर्ड किया गया है। ऋषिकुल्या बीच की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 7 लाख के आसपास अंडे दिए गए थे। मार्च 2024 में एक बड़ा इवेंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था इन ऑलिव रिडले टर्टल्स के थ्रू। फिर अब जैसे आप आर्टिकल में देखोगे तो आर्टिकल में कुछ और ही कहानी चल रही है। ये कहानी बता रहा है द साइंस ऑफ मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। आप देखोगे एक ही जगह पे हर बार ये सारे के सारे जो टर्टल्स है एक साथ आ जाते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर एक ही जगह पर एक साथ आ जाते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो रीज़न जो यहाँ पर साइंस के थ्रू शेयर किया जा रहा है दोस्तों, वो एक टर्म है जिसको बोलते हैं फिलोपैट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है आपके इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये फिलोपैट्री क्या है, हाल ही में न्यूज़ में था, सवाल बन जाएगा। फिलोपैट्री के बारे में बात होगी तो याद रखिएगा, फिलोपैट्री में क्या होता है, जो फीमेल टर्टल होती है, फीमेल टर्टल बीच पर वापस चली जाती है जहाँ पे उसने अंडे दिए थे। अंडे देके वो चली गई, अंडे देने के बाद वो वापस से आ जाती है उसी जगह पर, उन लोगों को वो रास्ता पता है, ठीक है, समझ गए ना। तो फीमेल टर्टल्स उसी बीच पे आ जाती हैं जहाँ पे उन्होंने अंडे दिए थे, उनके अंडे यहाँ पर टूटे, उसमें से बच्चे निकले, टर्टल्स यहाँ पर न्यू टर्टल्स ने जन्म लिया, वहीं पे अंडे दे दिया दोबारा। क्यों ऐसा क्यों? एक ही जगह पर बार बार उनको अपना रास्ता पता है, हम ही रास्ता भूल जाते हैं इधर उधर थोड़े रास्ते में, वो तो पूरा समुद्र घूम के आ रही है, फिर से यहाँ पे उनको रास्ता पता है कहाँ पे अंडा दिया था। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। टर्टल के अंदर में एक खास बात होती है, उनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, वो यह है कि जिस जिस रास्ते से वो जाते हैं अपना एक मैप क्रिएट करते चले जाते हैं।
एक मैप क्रिएट करते चले जाते हैं, याद रखिएगा, जिसको जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग का अपना छाप छोड़ते चलते हैं दिमाग के अंदर। अब क्या है, उसी रास्ते पे ये वापस आ जाता है और जहाँ पे अंडे दिए थे पहले, अब मान लो यहाँ पर ये इनका जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस काम नहीं किया तो दूसरी नई जगह पर भी वो अंडे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो जगह नहीं मिली तो अंडे देंगे ही नहीं, ठीक है, समझ गए। तो ये एक तरीका होता है। उसके अलावा दोस्तों एनवायरमेंट के अंदर में इसको लेकर कुछ चैलेंजेस भी है। कई बार क्या होता है, अब हम देख पा रहे हैं कि मास इवेंट्स हुए हैं। मास इवेंट जैसे अभी रिसेंटली मार्च में भी हुआ था। मास इवेंट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ओलिव रिडले टर्टल एक साथ निकल कर आए, एक साथ ढेरों अंडे उन्होंने दे दिए, लाखों अंडे दे दिए। अब अंडे दे तो दिए, कई बार क्या होता है एक के ऊपर अंडे चढ़ने के बाद में टूटने लगते हैं, समय से पहले बर्बाद हो गए। या कई बार जब अंडे टूटते हैं तो उसमें से एक स्मेल आती है, एक बदबू आती है, और वो बदबू आसपास के दूसरे जानवरों को यहाँ पर अफेक्ट करती है। तो वो बदबू सूंघकर यहाँ पे जो दूसरे प्रीडेटर हैं वो आते हैं और उन अंडों को खाना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे भी इनकी पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, वो है ऑलिव रिडले टर्टल का जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, उस पॉपुलेशन में फीमेल होगा या मेल होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे, हाँ बिल्कुल। देखिए एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है, एक साइंस और है इसके पीछे का। यहाँ पे बोला जा रहा है जो अंडे जब ये फीमेल्स आती हैं, ये फीमेल टर्टल जब आता है तो अंडे यहाँ पर देती हैं, वो अंडे देती हैं। जो बीच है, बीच पे जो रेत पड़ी है वो गर्म भी है। अगर रेत ज़्यादा गर्म होगी, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है रेत ज़्यादा गर्म होगी। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, रेत ज़्यादा गर्म हो गई, उसमें अंडा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें से फीमेल टर्टल जन्म लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेक्स रेशियो है ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मेंशन भी किया जाता है कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स में केवल फीमेल का ही यहाँ पर जो बर्थ है वो होगा, ठीक है। और टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर मेल का होगा। तो ये कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर के इवेंट्स वो अफेक्ट करते हैं इनकी पॉपुलेशन को, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। बाकी और कुछ नहीं है। कल मैंने आपको बता ही दिया है कि हम किस तरीके से आज के समय पर अपने ऑलिव रिडले टर्टल्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अच्छा सर कहोगे कहाँ बताया था, ये रहा दोस्तों। आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, मैंने बोला था कोस्टल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर जो काम होगा उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि जो टर्टल्स हैं इनके नेस्टिंग बीचेस को बर्बाद ना किया जाए। जो ट्रॉलर्स होते हैं, जो स्पेशली मछुआरे होते हैं, है ना, वो अपने जाल के अंदर में एक कह सकते हैं कि डिवाइस आता है, उस डिवाइस को यहाँ पर रख लें। जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं TED उसको कहते हैं, ये आप देख पाएंगे TED यानी कि टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। इस डिवाइस को उसमें रखे रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस डिवाइस को यहाँ पर अगर रखेंगे तो पता है बेटर क्या होगा। अगर इस डिवाइस को यहाँ पर रखते हैं तो इसमें से जब भी जाल में कोई टर्टल फंसता है मछलियों के साथ में तो उसको रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल ही पढ़ी है। फिर मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन भी दिखाए थे कि देखिए सर ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए हैं। NDA के 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ऑपरेशन ओलिविया एक इनिशिएटिव है, बताइए ऑलिव रिडले टर्टल्स से रिलेटेड, और इसको कौन कंडक्ट करता है। तो कल ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया भी था। ये दोस्तों आप देखोगे ये रहा वो आर्टिकल, और मैंने पढ़ाया भी था कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये ऑपरेशन ओलिविया का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर शुरू किया है। तो हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जो इस ऑपरेशन ओलिविया को यहाँ पर चलाता है। फिर आपसे ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर ये 3 स्टेटमेंट देकर फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया CDS 2018 में। इस क्वेश्चन को पॉज करो और इसका उत्तर दो आप सभी लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर आप लोगों से UPSC का क्वेश्चन पूछा था, ये कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सब, तो ज़्यादा अब यहाँ पर दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं। फटाफट आता है नेक्स्ट आर्टिकल पे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है हमारे लिए। एक न्यूज़ आर्टिकल ये है जो बात करता है DGFT के बारे में, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ये बॉडी है, तो इकोनॉमी के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की जब बात आती है दोस्तों, तो याद रखिए कौन से मंत्रालय में आता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन देख लो सब जगह पर कोई भी बॉडी है तो उसका सबसे पहले मिनिस्ट्री ही पूछी गई है कि वो कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है। तो इसको लिख लेना एक लाइन में कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। याद रखना कितना आसान है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है, फॉरेन ट्रेड व्यापार की बात हो रही है, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए बॉडी बनाई गई है। तो ये किसके अंदर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर में, जो ये हमारी वाणिज्य वाला मंत्रालय है ना, जो हमारे इस ट्रेड को मेंटेन कर रहा है, और ये मंत्रालय आता है भारत सरकार के अधीन में। ठीक, क्लियर हो गया। अब दोस्तों इस DGFT का मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है भारत के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डेवलप करना, भारत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी ट्रेड को डेवलप करना। जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी ट्रेड तो हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज के बारे में, याद रखिएगा।
जो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में या उन देशों से हम लोग सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको लेकर पॉलिसी सेट करना। कोई देश हमारे साथ में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा बन के दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात हुई, तो बांग्लादेश ने हमारे सामान के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगाया। हमने भी क्या कर दिया कि बांग्लादेश से ये बोला कि चलो ठीक है, अब तुम अपना सामान जब लेकर आओगे ना तो हमारे लैंड बॉर्डर के जरिए मत लेकर आना, समुद्र के रास्ते लेकर आओ, पूरा समुद्र घूम के आओ, गुजरात के रास्ते, कोलकाता के रास्ते, जिससे उनका सामान हमारे यहाँ पर महंगा हो जाएगा और हमारे देश का सामान बिकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे समय पर दोस्तों जब कोई देश अपने दिखा रहा होता है कर, तो उस दौरान उसको रेगुलेट करने के लिए, सही करने के लिए डीजीएफटी बैठा है। इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसके 24 अलग अलग छोटे छोटे रीजनल ऑफिस हैं जो पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। तो अभी रिसेंटली खबर क्या आई है, ये खबर आपके सामने है कि बांग्लादेश का जो गारमेंट इंपोर्ट है, बांग्लादेश से जो भी हम लोग सामान को परचेज करते हैं, सामान स्पेशली कपड़े की बात हो रही है, तो जो इंपोर्ट पहले आ रहा था वो सस्ता था। सस्ता होने के बाद हमारे देश का सामान कम बिक रहा था, बांग्लादेश के सामान को ज़्यादा लोग खरीद रहे थे क्योंकि वो सस्ता मिल रहा था। अब क्या हुआ, इंपोर्ट यहाँ पर उनका जो करेंगे, हम ऐसा नहीं करें व्यापार रोक दिया, हमने उनका रास्ता बदल दिया। पहले वो जो बांग्लादेश है, सीधा यहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है असम से, वो असम में सीधा सामान डाल देता था, सामान इंडिया में एंट्री कर गया, कोई ज़्यादा चार्जेस लगते नहीं थे इन्हें। तो अब इनसे बोला गया कि भैया लैंड बॉर्डर आपके लिए बंद है, आप ज़मीन वाले बॉर्डर से मत भेजो, आप समुद्र के जरिए भेजो, है ना, सीधा कोलकाता भेजो अपना जहाज, या गुजरात भेजो घुमा के, पूरे भारत का साउथ इंडिया घुमा के, है ना। तो क्या हो रहा है, इससे इनका जो सामान है वो 10% महंगा हो चुका है, डिलीवरी टाइम बढ़ चुकी है। तो इस दौरान यहाँ पर जो भारत के बायर्स हैं दोस्तों, भारत में खरीदने वाले लोग हैं, वो बांग्लादेश के सामान को ना खरीद के अपने देश का जो प्रोड्यूस्ड आइटम है वो परचेज करेंगे, समझ रहे हैं। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। इसको करने में ये सारा का सारा कमाल किसका है, डीजीएफटी का है, याद रखिए। डीजीएफटी ने ही यहाँ पर ये सारे की सारी जो रोक है ऐसे इंपोर्ट्स के ऊपर में लगाया है, ठीक। अब दोस्तों डीजीएफटी नाम की जो ये बॉडी है ना, ये कब बनी थी, वैसे अगर आप देखोगे तो 1991 में ओरिजिनल ये बॉडी आई थी। 1991 में जो बॉडी थी ना, उसका नाम अलग था, उसका नाम था चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, इसके कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये एक बॉडी बनाई गई थी 1991 से पहले। अब 1991 में क्या होता है आपको पता है, सभी को याद है, नई पॉलिसीज आती हैं, एलपीजी पॉलिसीज, है ना, इकोनॉमी के अंदर में चेंजेस होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो कुछ चेंजेस जब हुए तो हमने व्यापार को और ज़्यादा ओपन कर दिया, और जो हमने ये बॉडी बनाई थी चीफ कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इस बॉडी का नाम चेंज करके डीजीएफटी कर दिया गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो अब इस बॉडी का मेन काम है ट्रेड को सपोर्ट करना, ना कि ट्रेड को कम करना, रेगुलेट करना। हालांकि बांग्लादेश वाले केस में जियोपॉलिटिकल इशू है तो वो केस निकल कर आया है। तो डीजीएफटी का यहाँ पर मेन काम क्या है आप समझ गए, जो भी हमारे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उन ट्रेड को यहाँ पर रेगुलेट करना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम डीजीएफटी का होता है। अब सर डीजीएफटी का इंपॉर्टेंस भारत के फॉरेन ट्रेड में कैसा है, ये अगर आप फॉरेन ट्रेड में देखोगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको आसान करने के लिए बहुत रोल प्ले करता है ना। इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए डीजीएफटी का बड़ा रोल है, ये बातचीत करता है यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के साथ में। फिर उसके बाद दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट है एक टेबल के अंदर में रिवीजन करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे सबसे पहली चीज़, डीजीएफटी की पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर में। 24 रीजनल ऑफिसेस हैं। 1991 से पहले इसका नाम चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ करता था। इसका मेन काम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एग्जाम पॉलिसी, वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ को यहाँ पर रेगुलेट करना। इसका मेन काम है जो भी यहाँ पर व्यापार कर रहा है उसको लाइसेंस देना, रेगुलेशन करना, प्रमोशन, नए नियम सेट करना और मैनेजमेंट करना, ये सारा काम यहाँ पर डीजीएफटी का होता है। चलिए कम ऑन टू दी लास्ट आर्टिकल। आज का लास्ट आर्टिकल है, फटाफट दोस्तों डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एग्जाम 4 मिशन। बहुत काम का है, जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए पढ़ के जरूर से जाना है क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों आज हमारे अखबार में पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 3 पे। खबर यहाँ पर यह है कि सब कुछ रेडी है, जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं ये मिशन के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जल्दी यहाँ पे हमारे 4 एस्ट्रोनॉट पहुँचने वाले हैं और ये 8 जून को जो पूरा एग्जाम 4 मिशन है दोस्तों यहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 लोग चुने गए हैं, उसमें से मेन रोल आपने हर जगह नाम देखा होगा शुभांशु शुक्ला का, ये भी यहाँ पर एग्जाम 4 के एक मेन लीड रोल प्ले करने वाले हैं। तो 4 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। पहली बार यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ये इंडियन है इनको हम लोग स्पेस में भेजने वाले हैं। नासा के साथ कोलैबोरेट करके इस मिशन को किया जा रहा है जिसका नाम है एग्जाम 4 मिशन। तो एग्जाम 4 मिशन के बारे में आप लोगों से कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाए तो वो बेसिक डिटेल्स पता होने चाहिए। जैसे एग्जाम 4 एक चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, इसलिए इसको आगे बोला गया है 4 लगाने का कोई और मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 4th एडिशन है, चौथी बार भेजा जा रहा है, ठीक है।
और इसका मेन पर्पज़ क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष में हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाकर भेजा था उस पर इन एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाना, ताकि ये एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर वहाँ से नई रिसर्चेस कर सकें, नए एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर देख सकें। ये बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ है। क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, एक्सियम 4 को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है एक्सियम स्पेस, और इस प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट मिला है नासा का। तो नासा ने कोलैबोरेट किया है यहाँ पर एक्सियम स्पेस के साथ में, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और क्या क्या चीज़ें लॉन्च होंगी, जैसे 8 जून को जब ये एक्सियम 4 लॉन्च होगा तो 4 लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, जिसमें यहाँ पर इंडियन भी होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो ये कौन सा लॉन्च व्हीकल होने वाला है? स्पेस एक्स का, एलॉन मस्क की कंपनी, उसका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट होगा। ये रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च होगा? अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा में नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, यहाँ से हम रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। एक्सियम 4 मैंने आपको बताया स्पेस एक्स के साथ में कोलैबोरेट करके काम कर रहा है, नासा भी यहाँ पर लगातार सपोर्ट कर रहा है। इस मिशन का ड्यूरेशन क्या होने वाला है? तो ये जब 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाए जाएंगे तो ये 14 दिन तक वहीं पर रुकने वाले हैं। इनका मेन काम है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशंस करना, फिर उसके बाद पब्लिक एंगेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इनका मेन पर्पस है कुछ अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर में फोकस करना। जैसे क्योंकि अब ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में, ग्रेविटी नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी है, तो वो माइक्रो ग्रेविटी के अंदर में नया मटेरियल कैसे काम करता है उसको टेस्ट करना है ना। उसके अलावा स्टडी करना कि कैसे स्पेस का एक इफेक्ट ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर में पड़ता है। अर्थ को ऑब्जर्व करना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मॉनिटर करना अर्थ का सिस्टम, उसका क्लाइमेट, ओशन, वेजिटेशन, इसको ऑब्जर्व करना। ये सारा काम यहाँ पर 14 दिन तक होने वाला है। तो याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है। भारत के लिए इंपॉर्टेंस यह है क्योंकि इस मिशन में फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट आपको देखने को मिलेंगे जो ट्रैवल करने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वो भी यहाँ पर इस प्रकार का मिशन जिसमें नासा और इसरो दोनों मिलकर जॉइंटली कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सियम 4 एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन होगा जिसमें यहाँ पर पोलैंड और हंगरी के भी एस्ट्रोनॉट हैं, और मैंने आपको बताया फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट भी होने वाले हैं, शुभांशु शुक्ला, जिनकी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजर, ये कुछ बेसिक पॉइंट है याद रखने के लिए। ऑर्गेनाइजर पार्टनर एजेंसीज कौन कौन है? नासा, स्पेस एक्स, इसरो, है ना। इसमें एक्सियम स्पेस एजेंसी ऑब्वियस सी बात है, वही उसी के नाम पे ही सारा काम हो रहा है। स्पेस एक्स ड्रैगन 14 दिन तक यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। लोकेशन क्या होगी वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही है। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं, फर्स्ट पोलिश एंड हंगरियन एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। ये सब याद रखना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने साल 2008 के अंदर में यहाँ पर आप देखोगे एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये था, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूएस स्पेस एजेंसीज थेमिस मिशन। तो एक्सियम 4 मिशन के बारे में भी ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बताओ, बन सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो एक्सियम 4 मिशन का भी पर्पस आपको पता होना चाहिए, पर्पस क्या है एग्जैक्टली। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर यूएस में थेमिस मिशन जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था, रिसेंटली नहीं कहेंगे, 2008 में जो लॉन्च किया गया था, ये न्यूज़ में था, उसी के आधार पर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर ये था कि जो हाई लैटिट्यूड पर जो बादल हैं उसके अंदर में जो एक कलरफुल डिस्प्ले है उसकी स्टडी करना, इसलिए थेमिस मिशन को लॉन्च किया गया था। थेमिस मिशन तो केवल ट्रेलर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मंगलयान मिशन के बारे में पूछ लिया गया। फिर ऐसी बहुत सारे यहाँ पर आप देख पाएंगे जो मिशन है जिसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। 2016 में देखोगे तो मंगलयान को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए कि मंगलयान मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है, इसको हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। मेड इन इंडिया, मतलब इस मिशन को लॉन्च करते ही जो भारत है ये दूसरा कंट्री बन गया जिसने स्पेसक्राफ्ट को मार्स में ऑर्बिट करवाया यूएसए के बाद। तीसरा, इंडिया यहाँ पर इकलौता देश था जिसने सक्सेसफुली यहाँ पर अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स में ऑर्बिट करवाया पहले अटेम्प्ट में। तो पहली अटेम्प्ट में करवाने वाला भारत, बिल्कुल सही बात है। थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और फर्स्ट वाला भी सही है। यहाँ पे बोलता है इंडिया सेकंड कंट्री है जिसने यहाँ पर ये करा है, नहीं सेकंड कंट्री नहीं है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जिन्होंने अटेम्प्ट ऑलरेडी कर लिया था, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी मार्स पे पहले जा चुके थे। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत, बट फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड की जब बात करते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। ये था आज का हमारा एनालिसिस। कैसा लगा दोस्तों पूरा डिस्कशन बताइए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में। ये शानदार से जो आप लोगों ने यहाँ पर ये पीडीएफ देखा है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार जाकर ये पेड ग्रुप को विजिट कर लेना, ठीक है। तो पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको रिप्लाई मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यू कैन ज्वाइन। चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।